हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्जाम वर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वर्ड पर। और जैसे कि हमें रिस्पांस मिलता जा रहा है तो हमने सोचा क्यों ना आपको एक टॉपिक भी समझा दिया जाए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, ताकि आपको एक इंट्रोडक्टरी आइडिया हो जाए। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से अलग है और उसमें कौन कौन सी मेजर थ्योरीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है इंटरनेशनल रिलेशंस की। अब हम सोचते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। आप मुझे बताइए कि रिलेशंस, जब हम किसी से बात करते हैं रिलेशंस के एस्पेक्ट में, तो रिलेशंस किस किस तरह से हो सकते हैं। रिलेशन हमेशा मल्टीपल डायमेंशन से हो सकते हैं, इकोनॉमिक टर्म्स में, पॉलिटिकल टर्म्स में, रिलीजन टर्म्स में, कल्चरल टर्म्स में। तो जब हम अलग अलग तरीके से एक स्टेट की और अलग अलग स्टेट्स के रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ना सिर्फ पॉलिटिक्स, हम उसके इकोनॉमिक्स, उसके रिलीजन, उसके कल्चर, उसकी ज्योग्राफी, उसकी हिस्ट्री, उसके बहुत से एस्पेक्ट्स और बहुत से पहलू देखते हैं। बट अगर बात हम करें सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, तो पॉलिटिक्स सिर्फ दो स्टेट्स या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहा है। उसमें हम लोगों के पास कोई और डायनामिक्स नहीं है। तो इंटरनेशनल रिलेशन क्या है? हमारा अम्ब्रेला टर्म है। ये हमारा अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर उसका सबसेट है हमारे पास इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है, और हम बहुत बार उसको समझ नहीं पाते, उसको आंसर नहीं कर पाते। तो हमेशा याद रखिएगा कि इंटरनेशनल रिलेशंस एक अम्ब्रेला टर्म है जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स में एक स्टेट्स की रिलेशनशिप दूसरे स्टेट से देख रहा है, जबकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स केवल इंटरनेशनल एरिना में पॉलिटिकल चेंजेस और पॉलिटिक्स से ही कंसर्न्ड है। उसका डोमेन सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित है। इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन इज अ बिगर टर्म एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ सबसेट। अब हम बात कर लेते हैं थ्योरीज की कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज हम लोगों को हेल्प करती है इन सब रिलेशनशिप्स को समझने के लिए। तो बिफोर वी स्टार्ट थ्योरीज, पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि थ्योरीज एक्चुअली हैं क्या। थ्योरी सब लोग पढ़ाते हैं कि ये थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं, वो थ्योरी हम पढ़ाएंगे, या ये थ्योरी ये कहती है, बट थ्योरीज एग्जैक्टली क्या है, पहले थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। तो थ्योरी क्या है पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है। थ्योरी एक्चुअली में क्या काम कर रही है, क्या कर रही है। थ्योरी के पहला एक कंसेप्ट चलता है लॉ का। तो थ्योरी हमें क्या बता रही है और लॉ हमें क्या बता रहा है। फॉर इंस्टेंस a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, या और सिंप्लीफाई कर दें 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3, कि मुझे पता है जब जब मैं 1 और 2 को साथ में लाऊंगी तो मेरा रिजल्ट 3 ही रहेगा। तो अगर हम रिपीटेड एक्शंस करते हैं और सेम रिजल्ट रहे ओवर एंड ओवर अगेन, तो वो क्या बन गया? एक लॉ बन गया। वो क्या बन गया? हमारा एक लॉ बन गया जब हम सेम वेरिएबल्स को ला रहे हैं और रिजल्ट हमेशा सेम रह रहा है। सो व्हाट इज द रिजल्ट? क्या है? व्हाट एक्सपेक्ट रिजल्ट का? दैट इज योर लॉ। लेकिन जो चीज ये बताए कि ये ऐसा रिजल्ट क्यों आया, वाई, इस वाई को आंसर करने के लिए हमें चाहिए होती है थ्योरी। थ्योरी हमें हमेशा जो हमारा आउटकम आ रहा है उसको एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं जब जब इलेक्शंस होने लगते हैं, देश में दंगे होने लगते हैं, देश में डिस्प्यूट्स खड़े हो जाते हैं, तो हम लोग फर्स्ट वेरिएबल देखेंगे इलेक्शंस और सेकेंड वेरिएबल देखेंगे डिस्प्यूट्स। और ये कब हम देखेंगे कि बार बार एक ही समय में हो रहे हैं। तो इसको हम थ्योरी के थ्रू समझाएंगे कि क्यों हमेशा जब जब देश में इलेक्शन आने लगते हैं उसी वक्त डिस्प्यूट्स आने लगते हैं, उसी वक्त हमारे यहाँ पे क्राइसिस दिखने लगते हैं, या देश में पॉलिटिकल माहौल बहुत टेंस हो जाता है। उसको हमें एक्सप्लेन करेगा थ्योरी कि ऐसा क्यों हुआ, क्या क्या रीजंस थे इसके। तो ऐसे करके हमारी थ्योरीज बिल्ड होती हैं। थ्योरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉल्सिफिकेशन। थ्योरी को गलत साबित करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी थ्योरी अपने आप में 100% प्रूफ नहीं करी जा सकती। तो कार्ल पॉपर, ये क्वेश्चन पेपर में आप बहुत बार देखेंगे नाम, कार्ल पॉपर। कार्ल पॉपर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे जिनकी बहुत फेमस बुक एनिमीज ऑफ द ओपन सोसाइटी, इनकी बहुत फेमस बुक है एनिमीज ऑफ द ओपन सोसाइटी के लिए। उसमें ये मेजर प्लेटो, मार्क्स
ऐसे ऐसे मेजर थिंकर्स को क्रिटिक करते हैं और बताते हैं कि कैसे जो इनका कंसेप्ट है वो एक ओपन सोसाइटी के कॉन्सेप्ट से अलग है, तो इसलिए वो उनको एनिमीज ऑफ द ओपन सोसाइटी बता रहे हैं। और जैसे ही आप कार्ल पॉपर का नाम सुने तो एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा जिसका नाम है फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन, तो फॉल्सिफिकेशन का क्या मतलब है? फॉल्सिफाई करना। फॉल्स मतलब किसी चीज को गलत साबित कर देना। तो कार्ल पॉपर ये बता रहे हैं कि थ्योरीज का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉल्सिफिकेशन, कि उसमें हम उसको गलत साबित कर सके। कोई भी थ्योरी हमेशा 100% प्रूव नहीं हो सकती। आज एक थ्योरी वैलिड है, कल दूसरी थ्योरी वैलिड होगी, तो वो थ्योरीज ऐसे ही प्रोग्रेस करेंगी कि हमेशा उनको एक तो टेस्ट उनको फॉल्सिफाई होने का उसमें नोशन जरूरी है। तो ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत बार आप पेपर्स में देखेंगे और हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। उसके बाद आती है अब हमारी मेजर थ्योरीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस की शुरुआत एज सच कोई हमारे पास डेट नहीं है, बट प्रोमिनेंटली ये एक अमेरिकन डिसिप्लिन है। अमेरिका में इसका ज़्यादा प्रचार हुआ या अमेरिका के थ्रू ही हमारे डिसिप्लिन में आई। लेकिन इसकी स्टार्टिंग सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, जब हमने लीग ऑफ नेशंस बनाने की शुरुआत करी। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब लीग ऑफ नेशंस की बात आई, तो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब लीग ऑफ नेशंस की बात आई तो लोग बोलने लगे कि बहुत ही आइडियलिस्ट आइडिया है, आइडियलिस्ट है, ये लोग बहुत आइडियल बातें कर रहे हैं, मे बी वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है। इसके काउंटर में हमारे पास आई रियलिज्म, जो कि रियल मतलब रियलिस्टिक आइडियाज़, जिन्होंने बताया कि हमारे पास रियलिस्टिक आइडियाज़ हैं कि कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस एडवांस कर रहा है या क्या क्या हो रहा है। तो उन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया अपना अनार्की का, कि इस सिस्टम में अनार्की है, इस वजह से बहुत डिस्प्यूट रहता है, हमेशा स्टेट आपस में लड़ते रहेंगे क्योंकि कोई भी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। फिर इसका काउंटर करते हैं लिबरलिज्म वाले। लिबरलिज्म आपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की तरह भी पढ़ा होगा। लिबरलिज्म लिबर वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम। तो इनका मेन काम है कॉपरेशन का, कि ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड में कॉपरेशन होगी, क्योंकि हम लोग क्या है वर्ल्ड में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। तो ये बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट की, कि सारे स्टेट्स आपस में बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है। फॉर इंस्टेंस इफ दिस इज आवर वर्ल्ड, स्टेट ए, स्टेट बी, स्टेट सी, डी, ई, कोई भी स्टेट अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। मे बी मुझे इनसे राइस लेना होता है, मुझे इनसे वीट लेना होता है, मुझे इनको पावर सप्लाई करनी है, इनको टेक्नोलॉजी सप्लाई करनी है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन चुका है। इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा, मैं मजबूर हूँ कि मुझे सबके साथ कॉपरेट करना पड़े, क्योंकि अगर मैं इससे लड़ लूँगा तो मे बी आई वुड नॉट गेट एनी मटेरियल, रॉ मटेरियल मुझे मिलना बंद हो जाएगा। तो हर स्टेट क्या कर रहा है, अपने आप को कॉपरेट करके चल रहा है ताकि वो इस सिस्टम में सर्वाइव कर सके। ये दो मेजर थ्योरीज के बाद आती है हमारी तीसरी मेजर थ्योरी, जिसका नाम है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म भी हमने एज एन आइडियोलॉजी पढ़ा, और मार्क्सिज्म को मार्क्स ने आईआर में नहीं उतारा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हमेशा आप याद रखिएगा। मार्क्सिज्म इन आईआर वाज नॉट स्टार्टेड बाय कार्ल मार्क्स, रादर ऐसे स्कॉलर्स जो ऑलरेडी इंटरनेशनल रिलेशंस में काम कर रहे थे, उन्होंने मार्क्सिज्म का फ्रेमवर्क लेके उस पर काम किया और बताया कि कैसे मार्क्सिज्म एक इंटरनेशनल लेवल पे भी वैलिड है। उसके बाद हमारे पास थ्योरीज आती हैं पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, क्रिटिकल स्कूल, इंग्लिश स्कूल and subaltern school, constructivism, then we have something as called global south IR। ये वो स्कूल थे जो इतना प्रोमिनेंस गेन नहीं कर पाए, और धीरे 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 करके इन्होंने जो मेजर स्कूल थे रियलिज्म और लिबरलिज्म के, उनको चैलेंज किया। पोस्ट मॉडर्निज्म में सबसे फेमस नाम आपके पास है फूको, डेरिडा। देन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म ऑलमोस्ट जो इसके थिंकर्स थे सेम थे, बट कुछ कुछ इसके थिंकर्स
रियलिज्म के स्ट्रक्चरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हुए चल रहे हैं। फिर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट इमर्जिंग फील्ड है ग्लोबल साउथ आईआर। आज तक जितना भी हम आईआर पढ़े हैं, जो अपनी पहली स्टेटमेंट में बोला था कि आईआर की शुरुआत ही एज एन अमेरिकन डिसिप्लिन हुई, तो हमेशा हम लोग उनके पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते रहे। लेकिन अब चैलेंज हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में सिर्फ एक तरीके के स्टेट्स का डोमिनेंस, इसलिए हम ग्लोबल साउथ आईआर में ऐसी थ्योरीज पढ़ते हैं जो कि अभी डेवलपमेंट स्टेट पे है या उनको ग्लोबल प्रोमिनेंस नहीं मिला, लेकिन अब वो सरफेस पे आ चुकी हैं, वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज को चैलेंज कर रही है। देन वी हैव क्रिटिकल स्कूल, इंग्लिश स्कूल, सबल्टरन स्कूल। सबल्टरन स्कूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी जो शुरुआत थी दैट इज फ्रॉम एशिया एंड स्पेशली इन इंडिया। तो सबल्टरन स्कूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, इससे आपको बहुत क्वेश्चंस दिखेंगे एग्जाम में। एंड देन कंस्ट्रक्टिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो इसके बारे में हम डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ेंगे, कौन कौन से थिंकर्स थे, कैसे ये इस्टेब्लिश हुआ, क्या उसका थॉट था, क्या उसका थॉट प्रोसेस रहा, उसको किस किस ने क्रिटिसाइज किया और कौन कौन सी जो बुक्स थी वो उसमें बहुत प्रोमिनेंट रही। तो जब भी आप अब किसी भी थ्योरी को पढ़ेंगे, हम किस तरह से पढ़ेंगे उसका एक बार रोड मैप देख लेते हैं ताकि हम आइडिया लगा सकें कि कैसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वो थ्योरी कैसे डेवलप हुई, तो उसका ओरिजिन, उसके बाद उसकी हिस्ट्री क्या रही, क्योंकि कोई भी थ्योरी अपने आप इमर्ज नहीं होगी ऐसे ही, उससे पहले एक थ्योरी होगी जिसको काउंटर करने के लिए कोई थ्योरी आई है, तो उसका हिस्ट्री, उसमें प्रोमिनेंट थिंकर्स, हर थ्योरी को कोई ना कोई प्रोमिनेंट थिंकर्स ही आगे बढ़ाते हैं, इन थिंकर्स का प्रोमिनेंट वर्क और बुक्स। एग्जाम में आप हमेशा देखेंगे मैच द फॉलोइंग्स या विच आर द फॉलोइंग्स आर प्रॉपर्ली मैच, क्योंकि उसमें क्या होगा, थिंकर्स होंगी और उनकी बुक्स होंगे या उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई लाइन होगी। तो इसके लिए आपको ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। वर्क्स हो गया, बुक्स हो गया, थिंकर्स हो गया, देन उनका क्रिटिक। हर थ्योरी को कोई ना कोई क्रिटिक ज़रूर करता है, तो क्या क्रिटिक हुआ, कौन कौन से थिंकर्स ने किस ग्राउंड पे जाके उसका क्रिटिक किया, तो हमें उसका क्रिटिक जानना बहुत ज़रूरी है। एंड उसका रेलिवेंस प्लस उसमें अभी है एट प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी टाइम्स में उसमें क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। कोई भी थ्योरी स्टैटिक नहीं होती, वो चेंज होती जा रही है। फॉर इंस्टेंस इफ वी हैव रियलिज्म, रियलिज्म की स्टार्ट हुई तो उसको हम बोलते हैं क्लासिकल रियलिज्म। उसके बाद हमारे पास आया न्यू रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म, उसको हम स्ट्रक्चरल रियलिज्म भी होते हैं। इसके अंदर भी आपको दो एस्पेक्ट दिखेंगे, एक होगा ऑफेंसिव रियलिज्म, एक होगा डिफेंसिव रियलिज्म। तो हर जो थ्योरी है वो एक जगह ना रह के एक्सपैंड होती जाती है, जैसे जैसे कोई उसको क्रिटिक करेगा वो थ्योरी उसको आंसर बैक करेगी। तो थ्योरी स्टैटिक ना रह के बहुत डायनामिक है, उसमें चेंजेस आते रहेंगे। तो आपको ज़रूरत है आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कौन से क्लासिकल रियलिस्ट हैं, कौन से न्यू रियलिस्ट हैं, उसमें भी न्यू रियलिस्ट में भी कौन से रियलिस्ट ऑफेंसिव हैं, कौन से डिफेंसिव हैं। देन अनदर डिबेट दैट कम्स विद रियलिज्म इज द नियो डिबेट। नियो डिबेट साउंड करता है बहुत सिमिलर बहुत सी चीज़ों से और ये बहुत प्रोमिनेंट है। कई बार आपको क्वेश्चन पेपर में नियो डिबेट से क्वेश्चन दिखेंगे। नियो डिबेट, नियो डिबेट किसके बीच में है, बिटवीन न्यू रियलिज्म एंड न्यू लिबरलिज्म। तो ये डिबेट, इसके थिंकर्स कौन से थे, इसमें कौन से हमें आइडियाज़ थे जो कॉमन मिले, कौन से अपोजिंग आइडियाज़ थे, ये आप जब डिटेल में थ्योरी पढ़ेंगे और उसका एवोल्यूशन ट्रेस करेंगे तब आप समझ पाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं लिबरलिज्म। विद इन लिबरलिज्म कौन कौन से लिबरल स्कॉलर्स थे जो द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म से इंस्पायर्ड थे और उन्होंने कैसे, फॉर इंस्टेंस कांट की फिलॉसफी ऑफ परपेचुअल पीस को मॉडर्न डे फिलॉसफी ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी बनाया। तो आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कैसे इस थ्योरी का ओरिजिन हमें कांट में मिलता है, कांट के किस कॉन्सेप्ट में, परपेचुअल पीस, यूनिवर्सल डेमोक्रेसी, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो कांट ने दिए उसके थ्रू हम इवॉल्व होकर आ पाए डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी पे।
तो हमें ओरिजिन जानना बहुत ज़रूरी है, उसके जो माइन्यूट एस्पेक्ट हैं, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, किन स्टेजेस में हुआ, वो जानना ज़रूरी है। सो दिस वॉज अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द IR थ्योरीज और कैसे प्रोग्रेस करेंगी। हम क्लास में इसी ऑर्डर से बढ़ेंगे। पहले IR के आप प्लानर में डाल दूंगी इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि कैसे हम एडवांस कर रहे हैं, एक एक करके हम थ्योरीज के बारे में कैसे कैसे कवर करेंगे, कौन कौन से थिंकर्स आएंगे और कैसे आप लोग समझ सकते हैं कि हम इस एरियाज को कवर कर रहे हैं। तो आप क्लास में बने रहिए, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और आप जितना भी आपका डाउट हो इससे रिगार्डिंग आप क्लास में रेज कर सकते हैं, और ड्यूरिंग द डिस्कशन दैट वी गोना कंडक्ट आप उसमें अपने आइडियाज़ ला सकते हैं, थ्योरीज को आप भी अपने आइडियाज से अपोज कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, बाय।